हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस फायरमैन के लिए। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसके बाद हम अब आपके लिए कंटिन्यू पूरे के पूरे जो बुक में दिया हुआ है 20 सेट ये करा देंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर जल्दी करा दीजिए, अब एग्ज़ाम पास में है तो हम अब आपको बहुत जल्दी करा देंगे। ये हम आपको मार्केट के अंदर जितना बुक अवेलेबल है उसमें सबसे बेस्ट जो बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड, उससे हम आपको करा रहे हैं। और इसका PDF भी हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप पहले खुद से आपको आंसर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मेरा आंसर देखना है। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये सेट नंबर आपका 9 है। कौन सा सेट नंबर? 9 है। इससे पहले हम 8 आपको करा दिए, वो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल। देखिए तो जब ही आपको सहायक संधि दिखे ना क्वेश्चन में, सीधे सीधे आपका दिमाग एक ही जगह जाना चाहिए, लॉर्ड वेलेस्ली के पास। सहायक संधि मतलब लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। तो उनके जो विश्वसनीय शिष्य थे, मतलब चेला थे, वो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बंदा बहादुर को सौंप दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। कह रहा पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था या गढ़ा गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था या गढ़ा गया था। लेकिन ऑफिशियली बाद में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मांगा गया था पाकिस्तान, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा कर ले रहे हैं। देखिए अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरता? तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरता, बाकी 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। ये आपको याद भी होगा। देखिए सबसे पहले आपको गुजरात से, गुजरात के बाद आपका राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में आपका मिजोरम आता है। तो ये 8 राज्य है। एक बार भारत के मैप पे भी देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि मणिपुर नहीं आता है कर्क रेखा पे। कई बार यही चीज़ें कंफ्यूज होता है, मणिपुर नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात यही कि आपको ये ध्यान रखना है कि मणिपुर कर्क रेखा पे नहीं आता है। दूसरा राज्य आएगा तो आप आसानी से छांट लीजिएगा, लेकिन मणिपुर आ जाता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होते रहता है, आप उसको छांट लीजिएगा। देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस पड़ोसी देश को यानी कि लैंड ऑफ द थंडर के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? तो भूटान को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडर के नाम से भूटान को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, मतलब किस राज्य से है? तो इसका उद्गम स्थल जो कहाँ से? महाराष्ट्र से। गोदावरी का, कृष्णा का, इस सब का उद्गम स्थल कहाँ से? महाराष्ट्र से। लेकिन गोदावरी का जो है अगर स्पेशल जगह दे तो त्रियंबक पहाड़ है वहाँ से निकलता है, और कृष्णा कहाँ से निकलता है? तो महाबलेश्वर से निकलता है। गोदावरी मतलब महाराष्ट्र से ही दोनों निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है ये कहाँ पे है? नहीं, कौन सा है? तो ये आपका उलर झील। और कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश डैश द्वारा हाथों से लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि प्रेम बिहारी नारायण जी के द्वारा अपने हाथों से इसको सजाया गया था या लिखा गया था, ठीक है। दोस्तों अगर लाइक नहीं किए तो आप लाइक कर दीजिए, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। आप वीडियो को शेयर जितना करेंगे उतना जल्दी हम आपको फास्ट में इसके अंदर जो मैथ दिया गया है ना, वो हम आपको मैथ भी करा देंगे सेट वाइज। हम 5 तक मैथ करा दिए, उसके बाद बाकी जो 20 तक बचा है ना, अगर आप लोग थोड़ा भी शेयर करते हैं और लाइक करते हैं तो हम बहुत जल्दी आपको फिनिश कर देंगे सभी चीज़ों को, ठीक है। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को मतलब किस चीज़ के विरोध में छोड़ दिए थे या त्याग दिए थे? इस टाइप के क्वेश्चन आता है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसके बाद उन्होंने क्या किए थे? नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे, जो ब्रिटिशर के द्वारा दिया गया था। कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है,
कह रहा भारतीय संविधान में कानून बनाने की यानी कि निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक कहाँ से मिलता है। देखिए क्वेश्चन में आपको जब भी कानूनी कार्रवाई से रिलेटेड बात मिले ना, आपको एग्जैक्ट कुछ नहीं पता चले, तो आपको अमेरिका के साथ यूएसए के साथ चला जाना है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो कानूनी से रिलेटेड जो चीज़ें लिया गया वो मैक्सिमम कहाँ से, तो यूएसए से ही, अमेरिका से ही लिया गया है। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम वर्ष मतलब किस वर्ष में संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया या पारित किया गया, तो 2009 में अधिनियमित या पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा अखिल भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो देखिए अभी कितने राज्य में है, तो 6 राज्य में यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल है। हम आपको पहले बताएं, देखिए आपको एक साथ याद कर लेना क्या, यानी कि यूपी और बिहार। यूपी के नाम लेते हैं तो बगल में बिहार के भी नाम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए महाराष्ट्र का जब भी नाम लेते हैं, महाराष्ट्र से सटा हुआ कर्नाटका का भी नाम ले लेते हैं। समझ गए बातों को, 4 को आपको याद हो गया। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश से और एगो कौन सा राज्य अलग हुआ, तो तेलंगाना। तो आपको हो गया 6 गोरा। तो अभी 6 राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है, ठीक है। देखिए जिस समय क्वेश्चन बना हुआ है ना, अब तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे तमिलनाडु भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए इसमें मतलब बी और सी दोनों आंसर नहीं होगा। लेकिन जिस समय क्वेश्चन बना होगा ना, बुक बना होगा, उस समय ये जम्मू कश्मीर वाला मैटर नहीं रहा होगा समाप्त, इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो आप समझ गए ना 6 राज्य में है कौन कौन में, तो यूपी, बिहार और आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, और एक हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये 6 में आपको ऐसे याद रखना, ट्रिक का कोई ज़रूरत नहीं। 13 नंबर में आपका क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति, देखिए संघ के साथ जब भी शक्ति लग जाए तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। और सिर्फ यहाँ पे संघ सिर्फ रहता, शक्ति नहीं रहता, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाता। समझ गए बातों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, कह रहा है कि मनुष्य के यानी कि पित्त का उत्पादन कहाँ होता है, अंग में, किस अंग में, तो लीवर में होता है। और लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीगर बोलते हैं। इसको लीवर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में जीगर बोलते हैं। उत्पादन तो यहाँ होता है, लेकिन इसका भंडारण कहाँ पे होता है, मतलब कहाँ पे ये जाकर के रुकता है, तो ये पित्ताशय में रुकता है, गाल ब्लाइडर में। समझ गए बातों को। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग फफूंद यानी कि कवक के वजह से होता है, तो ये दाद होता है। दाद, खुजली, ये सब किसके वजह से होता है, फफूंद के वजह से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 16 नंबर कह रहा है B7 का रासायनिक, विटामिन B7 जो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटिन। देखिए B7 और बायोटिन थोड़ा मिलता जुलता है ना, B7 बायोटिन, ऐसे आप 2-3 बार बोलिएगा, आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे हम आपको ये भी बता देते, देखिए ये पेंटोथेनिक जो है ये मतलब B5 का नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन B6 का नाम है, और फॉलिक एसिड ये यानी कि B9 का नाम है। शायद इसको चेक कर लीजिए एक बार, फॉलिक एसिड B9 होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन आंसर इसका क्या हो जाएगा, B7 के लिए बायोटिन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह के मतलब लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, महावीराचार्य के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। क्या, कौन से बुक, तो गणित सार संग्रह महावीराचार्य के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, निम्नलिखित संरचना में से कौन नाभिक में उपस्थित होता है, तो गुण सूत्र जो है ये नाभिक में आपका उपस्थित होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि अशुद्ध नमूने से शुद्ध यौगिक के क्रिस्टलीन में निम्नलिखित में से मतलब कौन सा चरण जो है ना सही है क्रमबद्ध में, ठीक है। अशुद्ध से जब शुद्ध बनाते हैं तो इसमें से कौन से चरण को फॉलो करते हैं, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, तो इसमें विघटन होता है, उसके बाद वाष्पन होता है मतलब उड़ता है, उसके बाद वाष्पन के बाद उसको शीतलन कर रहे हैं मतलब ठंडा करके फिर से पानी बना लेते हैं, उसके बाद इसका निस्यंदन होता है मतलब छाना जाता है। समझिए बातों को। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 सेकेंड में 120 दोलन उत्पन्न होता है तो आवृत्ति क्या होगा। सबसे पहले बात आपको आवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, समझ गए। और इसका यूनिट क्या होता है, तो HZ हर्ज होता है, ठीक है। और इसका यूनिट जो हर्ज जो होता है इसका मतलब होता है 1/में सेकेंड मतलब टाइम। तो अब देखिए यहाँ पे सेकेंड तो 6 है, तो डायरेक्ट आप 120/में 6 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 20 हर्ज हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो अगर आपको कुछ याद नहीं है तो इसके यूनिट से भी जा सकते हैं कि हमको 6 को जो 6 सेकेंड है उसको नीचे में लिखना है, तो ऊपर में 120 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपको कि ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन परमाणु में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, पर इसकी संयोजकता
केवल 2 है, यह उचित है क्यों? तो सबसे पहले बात देखिए, ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। अगर इसको आप लिखिएगा क्या बोलते हैं कि सेल में, तो कैसे लिख सकते हैं? 2 और 6 लिखिएगा। अब देखिए ये 6 जो है ना, इस 6 को जो मतलब बाहरी सेल में जो बचा, इसको हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इस कितना को ले करके और ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो देखिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए मतलब लास्ट में 8 बचना चाहिए, तो 8 बचने के लिए इसको 2 की जरूरत है। तो यही 2 जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। समझ गए बातों को? तो इसमें से पूछ रहा है, ये उचित तो बात है कि इसके बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 का जरूरत है, तो ये किस बेसिस पे सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा या डी हो जाएगा? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ही लेगा। कहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है? देखिए मतलब ऑप्शन सी में देखिए क्या लिखा है कि वह 6 इलेक्ट्रॉन खो सकता है तथा अन्य नहीं, ये गलत है। ऑप्शन पहला देखिए, वह 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा ऑप्शन बी में कि वह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है तथा स्थिर रहने के लिए अपने अष्टक को पूर्ण कर सकता है। बिल्कुल, देखिए जब उसके पास 6 तो है ये, अगर 2 को ये प्राप्त कर लेगा तो स्थिर हो जाएगा ना, 8 को हो जाएगा आउटर सेल में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इसीलिए ये उचित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कितना नंबर? 21 नंबर था ना, 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा चेक भी कर लेते हैं ये, लेकिन बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दो मत नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 22 नंबर है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि फलों तथा फूलों का रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो ये यानी कि वर्ण लवक के उपस्थिति के कारण होता है। मतलब फलों तथा फूलों का रंग जो निम्न प्रकार के आपको दिखाई देता है, इसी की वजह से दिखाई देता है, यानी कि वर्ण लवक की वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह डिवाइस जो विद्युत परिपथ को आसानी के साथ बंद करता है और खोलता है। तो ये क्या हो जाएगा? विद्युत स्विच हो जाएगा। जैसे कि आप दबाते हैं तो पंखा चलने लगता है और उसको मतलब फिर ऑफ करते हैं तो पंखा बंद हो जाता है, सिंपल बात है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक प्रकार का पूरक संयोजी ऊतक जो त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है और अंग को यथावत स्थान पर रखता है, निम्न कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये वसीय ऊतक कहलाता है। ये फैटी ऊतक जो होता है ना शरीर में, इसी का ये काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारद का स्तर बढ़ता है जब उसका बल्ब गर्म वस्तु के संपर्क में आता है, तब क्यों? देखिए जब क्योंकि वो गर्म होने के बाद क्या होता है? बढ़ने लगता है, एक्सपेंड होने लगता है, इसीलिए ना बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए पारद गर्म होने पर क्या होते हैं? विस्तार होने लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ देखिए, अब अगला आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 26 नंबर? कह रहा है कि पृथ्वी की मध्यवर्ती परत निम्न, तो इसमें से कौन है? तो ये हो जाएगा आपका प्रावार हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यही है इसका मध्य परत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या होती है, कितना होता है? तो 7 संख्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 28 नंबर है। कह रहा है कि कोशिका अंगक को केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसमें से कौन से कोशिका अंग है जो केवल पादप में होता है? मतलब जो पौधा होता है ना उसमें होता है। तो लवक जो होता है केवल पादप में होता है, जबकि आपका गोल्जी जो होता है ये मतलब ह्यूमन में भी होता है, यानी कि सूत्रकणिका ये भी होता है, राइबोसोम होता है, ये प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। तो ये सब तो ह्यूमन में भी होता है ना, लेकिन लवक जो होता है ये ह्यूमन में नहीं होता है, मानव जाति में नहीं होता, ये किस में होता है? केवल और केवल पादप में होता है। समझ गया बातों को? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 29 नंबर है। क्या कह रहा है कि शीत में यानी कि शीत के मौसम में किसान रात्रि में अपने खेत में पानी डालते हैं, क्यों? तो उससे क्या होता है ना कि यानी कि यह पौधे को तुषार से बचाता है। तुषार का मतलब समझते हैं? जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगता है ना, शीत पड़ने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तुषार बोलते हैं। तो मतलब अगर नीचे खेत में पानी है ना तो उस पौधों को तुषार से बचाएगा, ठंडक से बचाएगा, समझ गया? क्योंकि पानी का की वजह से थोड़ा उसको गर्मी होगा वहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि डैश डैश, यानी कि इसका आंसर हम पहले ही आपको बता रहे ताकि क्वेश्चन अच्छा से समझ। देखिए ऑप्शन ए होगा इसका, ब्राइलर। ब्राइलर एक गृह कुकुड़ संबंधी पालतू पक्षी है, ठीक है, जो नस्ल विशिष्ट रूप से मांस उत्पादन के लिए मतलब उसको पाला जाता है। मतलब ब्राइलर जो है इसको लोग किस लिए पालता है?
तो मांस उत्पादन के लिए पालता है, अपने इधर नहीं पालता है, कहीं पालता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन साइंस का है तो ये मतलब इसका आंसर ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 31 नंबर कह रहा है कि मृदा के बिना जल में खनिज पोषक तत्व बिलियन के पौधे उगाने का अभ्यास जो आप करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जल संवर्धन बोलते हैं। कई बार आप ऐसे देखे होइएगा कि एक छोटा सा बोतल ले लेते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, थोड़ा खाद डाल देते हैं, एक पौधा को भी डाल देते हैं और घर में कहीं पे टांग देते हैं तो वो बढ़ने भी लगता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जल संवर्धन बोलते हैं। इस तरह से जो पौधा उगाया जाता है उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 32 नंबर है, कह रहा है एक पादप कोशिका में रिक्तिका होती है, तो मतलब पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है वो क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर एक सेकंड रुकिए, थोड़ा हम ऑप्शन चेक कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोशिका, यानी कि कोशिका रसयुक्त झिल्ली बाध्य कोशिका अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोशिका रसयुक्ति बाध्य कोशिका अंगक हो जाएगा, इसका आंसर ही हो जाएगा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन एक दो ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा है ये है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में सभी क्वेश्चन नहीं बनाना होता है। अगर आप 70 से 80 के बीच में क्वेश्चन बना लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और इतना तो आपको आसानी से समझ में आ ही रहा होगा। समझ गए बातों को। देखिए अब यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि जैव मंडल नीचे इनमें से विभाजित किया गया, तो मतलब जैव मंडल को कितने भाग में विभाजित किया गया, तो 3 भाग में विभाजित किया गया। एक तो ऐसा जैव मंडल होता है जहाँ पे किसी को नहीं जाना होता है, एकदम कानूनी तरीके से उसको पूरा का पूरा बांध करके रखा जाता है, और एक ऐसा होता है जहाँ पे उसका जो स्टाफ है वो जा सकता है, और एक ऐसा होता है जहाँ पे लोग भी घूमने के लिए जा सकता है, वहाँ किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करना, मतलब लेकिन घूमने के लिए जा सकते हैं। जैसे कि आप चिड़ियाघर में जाते हैं तो एक वो भी जैव मंडल के ही भाग होता है। ठीक है, तो 3 में इसको विभाजित किया गया। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, क्या कह रहा है कि जब अम्ल तनुता होता है तो विलयन में हाइड्रोजन की मतलब आयन की सांद्रता जो है क्या होता है, तो बढ़ जाता है। हाइड्रोजन जब अम्लीयता बढ़ने लगता है ना, तो हाइड्रोजन के जो आयन सांद्रता होता है वो भी बढ़ने लगता है अम्लीयता बढ़ने के साथ साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाता है हाइड्रोजन में। ठीक है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सभी ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा मतलब ऊपर कर देते हैं। ये लीजिए क्या कर रहा है कि एक वस्तु जल से भरी यानी कि टंकी की मतलब तली में रखा हुआ है। ठीक है, बात क्वेश्चन को पहले समझिए, तली में रखा हुआ है जो अपने वास्तविक गहराई से कम गहराई पर यानी कि दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ऐसे है, यहाँ पे एक बाल्टी है, ठीक है, इसमें पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, और आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक सिक्का रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सिक्का रखा हुआ है, और ये वास्तविक गहराई मान लीजिए कि इसका 10 मीटर है ना, तो ये 8 मीटर पे दिखाई दे रहा है या 9 मीटर पे दिखाई दे रहा है। तो किसके वजह से ऐसा होता है, तो ऐसा होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, यानी कि अपवर्तन की वजह से होता है। ये सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई दे सकता है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन और आता है कि अगर हमें पानी के अंदर कोई मछली दिखता है तो जहाँ पे ये मछली दिख रहा है ना, इसे हमको थोड़ा सा नीचे मारना पड़ता है, क्योंकि हमें दिखाई दे देता है, ये ऊपर दिखाई देते रहता है। समझ के बात होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थोड़ा भी अगर व्यू आएगा ना तो मैं आपको जल्दी से जल्दी पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा आपका भी तो जिम्मेदारी बनता है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्या कि एक चालक से होकर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर निम्न होती है। देखिए मतलब क्या होता है, तो इसके मतलब विद्युत धारा प्रवाह करता है, मतलब अगर कोई चालक है तो उसे क्या होता है, मतलब करंट प्रवाह करता है ना, तो वही बातें कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 37 नंबर और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी बिहार एसआई का जो पीडी हुआ ना उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, मतलब एग्जैक्ट नहीं, हम आपको बताते कैसे। वहाँ पे पूछा गया था जो अम्ल वर्षा होता है किसके वजह से होता है, तो वहाँ पे दिया हुआ था आंसर में सल्फर दिया हुआ था। समझ गए बातों को। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर और नाइट्रोजन की वजह से होता है अम्ल वर्षा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फर और नाइट्रोजन। कार्बन वाला को तो पहले ही काट दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे सल्फर और फास्फोरस दिया, ये कोई मतलब नहीं है। ये देखिए सल्फर और नाइट्रोजन जो है ये इंडस्ट्री से निकलता है पॉल्यूशन के रूप में, उसके वजह से अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा पावर तथा खाद दोनों मतलब प्रदान किया जाता है। देखिए जैसे कि गोबर गैस से जो चीज़ें बनाया जाता है ना, तो उसमें गोबर गैस से जो गैस निकला उससे आप मतलब पावर मिल गया, और उसके नीचे जो बच गया वेस्ट पदार्थ उससे क्या होता है कि खाद भी बन जाता है, खेत में भी डाला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जैव गैस शक्ति संयंत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 39 नंबर है, कह रहा है सभी जीवित जीवों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें से आपका यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं। हम आपको ऑप्शन एक बार पढ़ देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी सत्य हैं। जैसे कि यानी कि वे सिर्फ उत्पादन और निष्कासित करता है। ठीक है, तो मतलब
अवशेष उत्पादन और निष्कासित करता है, ये भी सही है। एक चीज़ हम आपको और बताते हैं, देखिए जैसे कि मान लिया जाए किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा भी आंसर हो कि उपयुक्त सभी सही है, ठीक है, और आपको अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं पता चल रहा है तो अगर आप थोड़ा भी रिस्क लेना चाहते हैं तो उपयुक्त सभी के साथ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 से लेकर के और 95% यही चांस है कि आंसर इसका यही होगा। 1-2% केस में, मतलब 5% केस में ये चीज़ें बदल जाता है, नहीं तो मैक्सिमम केस में अगर ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है उपयुक्त सभी तो यही सही होने का पूरा चांस रहता है। आप अगर किसी सेट को लगाते हैं तो लगा करके देख लीजिएगा, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लसिका, लसिका क्या है? तो लसिका आरबीसी रहित रक्त है। क्या? आरबीसी रहित रक्त है, मतलब उसमें आरबीसी नहीं है लेकिन वो एक रक्त जैसे ही है, ठीक है। अगला देखिए, अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है प्रोटीन डैश डैश के लिए आवश्यक है। तो प्रोटीन किस लिए आवश्यक है? तो नई कोशिका की वृद्धि और विकास के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए जैसे कि जो बॉडी बनाने के लिए जो लोग जिम में जाते हैं ना, तो उनका मसल बहुत ज़्यादा टूटता है, तो प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं मसल को बनने के लिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का, रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर भारत के किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो देखिए इलाहाबाद राजधानी नहीं, एक शहर है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या है? लखनऊ है। जबकि रांची जो है ये झारखंड की राजधानी, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी और रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कुधेई, कुधेई हो गया, गोम्बेटा एवं बोमलाल्टम निम्नलिखित में से किस कला के प्रकार है? ठीक है, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मेरा वर्ड दिया हुआ है, तो ये किस कला का प्रकार है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कठपुतली तमाशा का प्रकार है, ठीक है। आपको देखने से ही मतलब इतना टेढ़ा मेरा है तो ये समझ जाइए कि ये कठपुतली से ही रिलेटेड है, समझ गए बातों को। तो ये कठपुतली तमाशा है, और ये तमाशा जो है ये कहाँ का है? मेन जो होता है ये फंक्शन महाराष्ट्र का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, कह रहा है कि आर्य जो समाज है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था, और किसके द्वारा? तो दयाराम यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और कहाँ पे? तो मुंबई में किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था ये बात आपको एक बार कमेंट बॉक्स में भी लिख देना है, ठीक है, या तो फिर आपको याद होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इसका स्थापना कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। और किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था इसका स्थापना, ठीक है, आर्य समाज का। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, कह रहा है कि किसने मूल शिक्षा योजना वर्धा को प्रस्तावित किया? देखिए जब ये वर्धा आए ना कभी भी क्वेश्चन में, आपको एग्जैक्ट पता नहीं कुछ चल रहा है तो आप गांधी जी को खोज लीजिए, आपका बेड़ा पार लग जाएगा। तो महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि विंध्य एवं सतपुरा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो देखिए सबसे पहले बात है आप थोड़ा समझ, देखिए यहाँ पे तो मतलब विंध्य हो गया, मतलब विंध्य को भी से लिख दे, ठीक है, और सतपुरा को इससे लिख देते, ये पर्वत है। और यहाँ पे जो नदी बहता है इधर की तरफ ये नर्मदा बहती है, और इधर की तरफ एगो नीचे जो बहता है ये आपका ताप्ती नदी बहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? विंध्य और सतपुरा के बीच ना, तो नर्मदा हो जाएगा। अगर पूछा रहता कि नीचे मतलब सतपुरा से नीचे, तब ताप्ती नदी बहता है, ठीक है। और दोनों के दोनों कहाँ किधर गिरता है? तो अरब सागर में गिरता है, ये भी आपको याद रखना है। और डेल्टा नहीं बनाता है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। और क्या बनाता है? तो ये एस्टूडी बनाता है, डेल्टा नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, कह रहा है बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है आपका कैलाश सत्यार्थी है इसके संस्थापक, और इसी बात के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, कह रहा है उत्तरी विंध्य में बसा पवित्र शहर कौन सा है? तो ये चित्रकूट है, ठीक है। रामायण देखे होइएगा तो ये आपको अच्छी तरह से याद होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि ओमकारेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर जो है ये नर्मदा नदी के तट पर है। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पे, और मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है? इस बात पे आपको क्या केयर करना है। तो देखिए पेंच जो है राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है और ये नहीं है, ठीक है, विश्व विरासत स्थल में शामिल। बाकी आपका तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है शामिल, काजीरंगा भी है और कंचनजंगा भी है, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? तो ये सिक्किम में पड़ता है, काजीरंगा असम में, और केवलादेव कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है आपका कि यानी कि काकड़पाड़ा जो परमाणु शक्ति जो है ये कहाँ पे, तो ये आपका गुजरात में, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ये तो आप दिमाग से ही सोच लीजिएगा। देखिए ताजे जैसे कि दूध होता है उसका पीएच वैल्यू कह रहा है कि 6 है, जब उसको दही में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसका पीएच वैल्यू घट जाएगा, समझ गए ना बात को, क्योंकि आप जब दही खाते हैं तो और ज़्यादा खट्टा हो जाता है, मतलब उसमें एसिड की मात्रा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, मतलब उसका पीएच वैल्यू कम हो जाएगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनका मुड़ना क्या कहलाता है। देखिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, 2 सेकंड का टाइम दीजिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि इधर से प्रकाश आया, ठीक है, और इधर मुड़ करके चल जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ये तो अभी एक ही माध्यम में रह गया, लेकिन नीचे अगर मान लीजिए कि ये दूसरा माध्यम है, दूसरा माध्यम में आया तो ये ऐसे आ गया मान लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तन यानी कि रिफ्रेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, समझ गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है इसमें से, तो ये आपको चुनना है, इसमें से गलत कौन सा कथन है, गलत कथन चुनना है। एक सेकंड रुक जाइए, यह ऊर्जा, देखिए यहाँ पे घर्षण है ना, सॉरी संघर्ष पढ़ दिए, यहाँ पे घर्षण है, घर्षण का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो देखिए फ्रिक्शन जब भी होगा ना, मतलब 2 सतह के बीच में होता है फ्रिक्शन, तो उसके वजह से क्या होता है, ऊर्जा का बहुत ज़्यादा नष्ट होता है, ऊर्जा वहाँ पे यानी कि अपव्यय होता है ऊर्जा का। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन डी को अगर आप पढ़िएगा तो कह रहा है यहाँ ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए आंसर सही होगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि घर्षण में जो फ्रिक्शन होता है उसमें ऊर्जा का अपव्यय होता है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि नहीं होता है, समझ गए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निम्न सतह क्या करती है। तो देखिए ऊपरी का जो सतह होता है, मान लीजिए कि कोई पत्ती है, ठीक है, और इसका एक ऊपरी का सतह होगा और एक इसका नीचे का सतह, तो उसका क्या काम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए वो सिर्फ गैस का विनिमय करती है, ये भी बात सही है। वो सिर्फ जल की मात्रा को नियंत्रण करता है, क्योंकि वहीं से वाष्पीकरण होता है, तो ये भी सही है। वो सिर्फ आंतरिक भागों की सुरक्षा करते हैं, तो ये भी सही है। मतलब यहाँ पे सबके सब सही है, समझ गए बातों को, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, कह रहा क्या होता है जब विपरीत आवेश एक साथ आता है। जब विपरीत आवेश एक साथ आएगा तो हमेशा आकर्षक होगा, समझिए बातों को, जैसे कि आपके भी जीवन में हुआ होगा ऐसा, ठीक है। जब विपरीत आवेश आता है तो आकर्षक ही होता है ना, एक लड़का लड़की को देखते हैं ना, ये दोनों विपरीत है, लेकिन क्या हो रहा है, आकर्षक ही तो हो रहा है ना वहाँ पे। तो इसी तरीके से आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर है, क्या कह रहा है कि एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप, प्रज्वलन ताप का मतलब समझते हैं कि उसको कम से कम कितना ताप चाहिए जिससे वो जल जाए, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम टेम्परेचर जिससे वो जल जाए। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लकड़ी रखा हुआ है, चाहे कोई भी चीज़ रखा हुआ है, ऐसा सामान मान लीजिए कि कुछ रखा हुआ है, इसको कितना, मान लीजिए कि 10 डिग्री इसको कम से कम टेम्परेचर चाहिए जिससे पे ये जल जाए, ठीक है, या 50 डिग्री टेम्परेचर चाहिए जिससे ये जल जाए, तो ये न्यूनतम जो टेम्परेचर है ना, यही क्या कहलाता है कि एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप कहलाता है। मतलब कम से कम कितना ताप दे ताकि वो जल जाए, समझिए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर, कह रहा है कोशिकाओं का आकार, कोशिकाओं का आकार किसमें मापा जाता है। तो देखिए मीटर में तो बिल्कुल नहीं होगा, मिलीमीटर में भी नहीं होगा, सेंटीमीटर में भी नहीं होगा, तो किस में होगा, तो माइक्रोन में इसको मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर, क्या कह रहा है कि परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के द्वारा वृद्धि किया जाता है। तो देखिए जैसे कि आप देखे होइएगा, क्वाइल लपेटे हुए एक के ऊपर ना क्वाइल लपेट देते हैं, इसमें जितना ज़्यादा क्वाइल लपेटा जाता है ना उतना ज़्यादा उसका शक्ति बढ़ जाता है किसी भी परिनलिका का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। परिनलिका में यानी कि घुमावों की संख्या को वृद्धि करने से, घुमावों की संख्या की वृद्धि का मतलब समझते हैं, उसके ऊपर और ज़्यादा तार लपेटने के बाद क्या हो जाएगा, उसका शक्ति चुंबकीय क्षेत्र का बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर। दोस्तों अगर अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा चलेगा तभी ना हम आपके लिए जल्दी जल्दी काम करेंगे। आप देख लीजिएगा ना यूट्यूब पे जितने भी लोग करा रखे हैं ना ये सब सेटों को, मतलब सेट में कुछ है नहीं लेकिन फिर भी उनका अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। तो मतलब आप थोड़ा सा हमारे प्रति भी ध्यान रखिए। देखिए मतलब 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, और समझा भी नहीं पाते, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मारते जाते हैं, ठीक है। देखिए यानी कि पेशी की विशेषताओं के यानी कि बेमेल
बेमेल समूह को इसमें आपको चिन्हित करना है। देखिए जो पेशी होता है ना, मतलब मांसपेशिया जो होता है, ये तो पूछ रहा है इसमें बेमेल कौन है। तो देखिए जो आपका कंकाल होता है ये ऐच्छिक होता है, ये बात को आप मानते हैं, क्योंकि वो सीधा होता है, मतलब कई बार वो पट्टीदार भी होता है। कंकाल देखिए मतलब सीधा भी होता है, ऐच्छिक होता है, बात सही है। कंकाल पट्टीदार भी होता है, जैसे कि आपका रीढ़ का हड्डी जो एक के बाद एक ऐसे है ना, तो पट्टीदार होता है। दूसरी बात क्या है कि यानी कि चिकनी कैसा होता है, बिना पट्टीदार होता है। मतलब कंकाल अगर पट्टीदार है तो चिकनी बिना पट्टीदार होता है। तो इसमें से ऑप्शन डी जो है ना यही गलत है। कह रहा है चिकनी ऐच्छिक होता है, नहीं, चिकनी जो होता है ये ऐच्छिक नहीं होता, तो यही आपका गलत हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो मतलब सही है और ये बेमेल है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 62 नंबर। क्या कह रहा है कि मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका कोशिका है सबसे लंबा कोशिका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर। क्या कह रहा है कि जैसे कि आपका स्पाइरोगाइरा जो है ये क्या है, एक बहुकोशिकीय मतलब शैवाल है। उसी तरह से कह रहा है यहाँ खाली स्थान में क्या होगा, एक कोशिकीय शैवाल। तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास जो होता है ना, ये एक कोशिकीय शैवाल होता है। क्या नाम है इसका, क्लेमाइडोमोनास, ये एक कोशिकीय शैवाल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर। क्या कह रहा है कि प्लास्टिक बहुत उपयोगी हैं और इन दिनों व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए प्लास्टिक जो होता है वो बहुत हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है, इसीलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये पॉल्यूशन के लिए बहुत मतलब इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे देश में वनों की व्यापक भूभाग खाली कर दिया गया और पौधों की प्रजाति और एक प्रकार के पौधों की मतलब खेती की गई है। तो मतलब इस तरह के अभ्यास क्या कहलाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे पहले से वन उगा हुआ है, इस वन को पूरा को काट के हटा दिया और यहाँ एक तरह के कोई भी खेती कर दिया, जैसे गेहूँ बो दिया या धान रोप दिया, ऐसा कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि क्षेत्र में एकल कृषि बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक तरह की कृषि हो गया तो उसको एकल कृषि बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन है कि संरचनाएं जो शरीर में गैसों के विनिमय के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, तो उसको हम मतलब ये ऑप्शन बी हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि कुपिका। क्या बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखिए साइंस का जो एक दो क्वेश्चन है ना बायोलॉजी का, इसको आपको हर हालात में याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक बार और पढ़ लीजिए, संरचनाएं जो शरीर में गैसों के विनिमय के पृष्ठीय क्षेत्र को बढ़ाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं। मतलब उसके द्वारा क्या होता है कि गैस मतलब आना जाना होता है कुपिका के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर। क्या कह रहा है कि पद अर्धपरागम में किसके लिए उपयोग किया जाता है। जो पद जो होता है अर्धपरागम में, ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ये आपका कोशिका झिल्ली के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका झिल्ली के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 68 नंबर है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये वर्तमान नाम है देश का और ये पुराना नाम है, तो इसमें से कौन एक जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए घाना का आप खूब सुने, घाना का क्या होता है, तो गोल्ड कोस्ट होता है। इसका पुराना नाम क्या था, तो गोल्ड कोस्ट था घाना का, जबकि ये नहीं था, डच लिखा हुआ है, ये नहीं है। ठीक है, तो यही आपका गलती और ये सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करें हरारे का, तो इसका पुराना नाम क्या है, तो सेलिस बड़ी है हरारे का। इथोपिया का तो एबिसिनिया है। ठीक है, एबिसिनिया है इथोपिया का पुराना नाम। अगर किसाना का पूछ ले तो ये आपका क्या हो जाएगा, कि लियोपोल्ड विले हो जाएगा। आप एगो 5-10 मिनट का वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे, उसमें आप सर्च कर लीजिए कि पुराना और नए देश का नाम। ठीक है, या लूसेंट में दिया होगा तो वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार के एग्जाम का टेंडेंसी रहा कि मतलब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ये मिलान करने वाला है और ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम एक क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं और ये दिया भी है बहुत आगे पीछे करके और इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको देख लिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझ लीजिए सीधे आपके एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। देखिए कावेरी और मतलब कावेरी नदी पे कौन सा बांध है, तो मेट्टूर बांध कहाँ पे, तो कावेरी नदी पे, तो इससे ही मिल जाएगा। अलमाटी बांध कहाँ है, तो कृष्णा नदी पे, इससे ही मिल जाएगा। नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है, तो सरदार सरोवर, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, और चंबल नदी पे तो यानी कि गांधी सागर बांध जो है कहाँ पे, चंबल नदी पे। तो इसको आप मिलान कर लीजिए। ठीक है, और नीचे कोई ऑप्शन होगा जो मिलेगा, मतलब इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन से थोड़ी कोई मतलब, इसको आप याद रखना है कि कावेरी नदी पे कौन सा, तो मेट्टूर बांध है, कृष्णा नदी पे अलमाटी है, और नर्मदा नदी पे कौन है, तो सरदार सरोवर है, और चंबल नदी पे गांधी सागर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका
ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र यानी कि भू स्थित देश, मतलब लैंड लॉक कंट्री, समझ रहे हैं ना, कि मतलब उसके सभी साइड से देश ही देश है, मतलब कोई पानी साइड नहीं है। तो ये कौन सा है? तो लाओस है, और एक ही है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र ये देश है लाओस, जो कि क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन का इसमें ये कह रहा है कि पूरे भारत में जो भाषा बोला जाता है वो हिंदी पहले स्थान पे, ठीक है। तो हिंदी के बाद जो है दूसरे स्थान पे कौन है, यही पूरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो दूसरे स्थान पे बंगाली है, पहले स्थान पे आपका हिंदी है, ठीक है। पहले स्थान पे कौन है? तो हिंदी। और दूसरे स्थान पे कौन बोला जाता है? सेकंड नंबर पे तो बंगाली सबसे ज़्यादा बोला जाता है भारत के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से रिलेटेड है। देखिए इस क्वेश्चन में जो फाइनली पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए ये चीज़ें पूछा जाए कि राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? जो 1988 में आया था, उससे सम्मिलित बात यहाँ पे कहा गया कि कौन कौन सही है। यहाँ पे 4 गो स्टेटमेंट दिया गया, तो ध्यान से सुनिए। देखिए यानी कि नवीकरणीय और व्यर्थ भूमि विकास, मतलब ये बातें सही है, उसमें था ये बात कि यानी कि और तरीके से जितना भी वेस्ट भूमि पड़ा है उसके ऊपर क्या करना है कि वनों को लगाना है। दूसरी बात क्या है कि यानी कि पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः यानी कि पौधारोपण। जो मतलब पुनः वनीकरण का मतलब क्या है कि मतलब फिर से पौधों हमें लगाना है, और जो पुराना पौधा है उसके अंदर भी हमें क्या करना है कि उसके अंदर मतलब जहाँ जहाँ पौधा नहीं वहाँ पे रोपण करना है, ठीक है। अगला देखिए, तीसरा नंबर आपका जो पॉइंट है ये कह रहा है कि लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति। कहने का मतलब कि पहले लोग ईंधन के लिए बहुत ज़्यादा लकड़ी को काट देते थे, तो कहने का मतलब कि उसमें ये कहा गया कि आप लकड़ी को मत काटिए इतना ज़्यादा, कोई दूसरा विकल्प ढूंढिए जिसके वजह से आपको ईंधन का पूर्ति हो सके। समझ गए बातों को? तो ये तीनों सही है, लेकिन चौथा नंबर जो है ये सही नहीं। देखिए चौथा नंबर में क्या कहा गया है ये भी हम आपको थोड़ा बता दें। देखिए चौथा नंबर में कह रहा है कि हम वन को बचाने के लिए, उसमें कीट उट लगता है ना, तो उसके लिए हम कीटनाशक का छिड़काव करेंगे। भाई वन में कहाँ कहाँ हम पौधों के लिए छिड़काव करते रहेंगे, तो ये बात इसमें नहीं कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1, 2 और मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सम्मेलन है। देखिए कह रहा है कि यानी कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था, सही है। हमें इसमें सही नहीं है उसको खोजना है, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है, एजेंडा 21 संबंधित है, और ये कब हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था आपका 1992 में हुआ था। कहाँ पे? ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील के एक शहर था रियो डी जेनेरियो, वहीं पे हुआ था, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका पॉइंट सी में क्या है, मतलब ऑप्शन सी में है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 जो है ये कब हुआ था? तो 1997 में। जब पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हो गया तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो ऑलरेडी 97 हो जाएगा, तो 97 में हुआ था, ठीक है। अब ऑप्शन डी देखिए, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ये मतलब गलत भी है। क्या कह रहा है कि कार्बन व्यापार जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित, नहीं ये गलत है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत से संबंधित है। अगला देखिए, अगला आपका 75 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है, तो कहाँ पे? तो विश्व में पूछ रहा है, तो ये इंग्लैंड में है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? तो क्यू नाम है इसका। क्या नाम है? क्यू, ठीक है, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन जो है ये मिलान है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन शायद ही आप बनाए होइएगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, तो सबसे पहले जो आपको आता है उसको मिलाना है। तो आपको पता है बरमुडा ट्रायंगल कहाँ बनता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बनता है, तो सबसे पहले हम इसको मिला लेंगे। उसके बाद देखिए रेड बेसिन जो है ना ये कहाँ पे? तो चीन का, यानी कि चीन का कटोरा है, ठीक है। तो मतलब ये देखिए रेड बेसिन इससे मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्वर्णिम जो त्रिकोण है, एक मतलब स्वर्णिम त्रिकोण जो है ना ये दक्षिण पूर्व एशियाई जो है ना देश जो है, जहाँ पे पहले अफीम के लिए मतलब उत्पादन होता था सबसे ज़्यादा ना, उसे बोलते हैं क्या? तो मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? स्वर्णिम त्रिकोण बोलते हैं। तो ये किससे मिल जाएगा? ऑप्शन 2 मतलब इससे मिल जाएगा, ठीक है, इससे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा? तो सुदूर पूर्व का चावल, तो इसको किसको? म्यांमार को बोला जाता है, ठीक है। किसको? म्यांमार को। तो आपको सभी के सभी मिल गया। देखिए एक बार और देख लीजिए, स्वर्णिम त्रिकोण किससे मिला आपको? कि दक्षिण पूर्व एशियाई का अफीम उत्पादन क्षेत्र हो गया। बरमुडा ट्रायंगल किससे? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बनता है बरमुडा ट्रायंगल। सुदूर पूर्व चावल, तो ये म्यांमार से मिल जाएगा। और उसके बाद ऐसे भी आपको इंडिया के पूर्व में है म्यांमार, तो ये आपको ध्यान ऐसे हो गया। और यहाँ पे रेड बेसिन हो गया, तो एक इससे मैच कर गया, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपके पूरा के पूरा जो भी जनरल अवेयरनेस इसमें दिया हुआ है सेट नंबर 9 में। वो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो और पूरा के पूरा 20 सेट का मैथ चाहिए भी, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, उसके बाद ही हम शुरू करेंगे।
एक दो दोस्तों का कमेंट आया भी था, उसी देख करके हमें स्टार्ट कर दिया फिर से। मुझे लगा है कि आप लोगों का ज़रूरी है। ये 9वां सेट है, अभी 11 सेट बचा हुए हैं। आप लोग अगर सहयोग करेंगे थोड़ा तो हम बहुत जल्दी पूरा को ख़त्म कर देंगे और मैथ भी करा देंगे, ठीक है। बाकी हिंदी का बात है ना, तो हम आपको PDF दे देंगे, वहाँ से थोड़ा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।